नीरज बवाना AK-47 लेके कोर्ट से भाग गया। एक ऐसा रेपिस्ट लड़का जिसका ग्रैंडफादर इंडिया का पीएम था। तो भाई क्या था पूरा? भाई बॉबी कटारिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में उठा लिया गया। फिर ड्रग्स वगैरह की इनकी स्मगलिंग सुनी होगी, इंसानों की स्मगलिंग। सारी लड़ाई वर्चस्व की है, ये नहीं मारेंगे तो इनके शूटर्स को कोई मारेगा। इसको पकड़ने के लिए 3000 पुलिस वालों की टीम गई थी। भाई अब्दुल्ला पठान, उसके ऊपर भी कुछ रेप वगैरह के आरोप लगे। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है। सरकार बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देती है और ऑन ग्राउंड अपने आप को कमियों को नहीं देखती। भाई शेयर मार्केट एकदम गंदा क्रैश कर गया रिजल्ट से जस्ट पहले। अब एक ग्रुप, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लोगों को पता होगा, इसने 36,000 करोड़ रुपए निकाले। नीरज बवाना, उसकी गैंग भाई पहले बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी, अब गायब सी हो गई है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? मेरा नाम है राहुल दनवर और आप देख रहे हैं द रूरल जेंटलमैन। क्राइम से जुड़ी खबरें अगर आप पसंद करते हैं तो वो सारी चीजें हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो वेलकम करते हैं हम अपने भाई का, कुलदीप मलिक जी का। तो कैसे हो भाई? धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू एक बार फिर पॉडकास्ट करने के लिए। भाई आप ही की वजह से दूसरा पॉडकास्ट हो रहा है। आपने पहले पॉडकास्ट को बहुत सारा आपने प्यार दिया था, तो इसीलिए हम ये दूसरा वाला पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो कुलदीप भाई देखो, पहले तो हमने बहुत सी चीजें कवर करी थी आपकी लाइफ को लेके, है ना, यूट्यूब करियर को लेके सारी चीजें हमने उस वाले पॉडकास्ट में कवर कर ली थी। मैं लिंक लगा दूंगा यहाँ पे, अगर आपको वो वाला पॉडकास्ट देखना तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो भाई आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट ही उन चीज़ों पे जाते हैं जो आजकल चल रही हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। नीरज बवाना, जिसको दिल्ली का दाऊद इब्राहिम कहा जाता था, उसकी गैंग भाई पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। अभी क्या है कि वो गायब सी हो गई है। तो क्या उसमें चल रहा है? नीरज बवाना गैंग अभी भी अगर कहें ना दिल्ली में, तो टॉप 5 गैंग जो चल रही हैं उनमें उसका नाम आता है। ऐसा नहीं है वो ख़त्म हो गई। वो थोड़ा ना सोशल मीडिया पे कम एक्टिव रहते हैं, जैसे अदर गैंग्स हैं, उनके लोग बाहर बैठे हैं विदेशों में, तो वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे। इनका उल्टा है। इनके आप देखोगे ना, हर महीने आप सर्च करो नीरज बवाना न्यूज़ गूगल पे जाके, तो हर महीने कहीं ना कहीं से शूटर्स पकड़े जा रहे हैं और पूरी एक्टिव है गैंग। ऐसा नहीं है। अब ये सोचने वाली बात तो यही है ना कि जेल में बैठ के भी गैंग चल रही है। तो ये लूप होल है हमारे सिस्टम का। पहले तो इनकी बहुत जल्दी जल्दी खबरें आती रहती है कि अब, क्योंकि वो शायद इसलिए था कि नीरज बवाना बाहर था, तो इसलिए थोड़ा सा वो होता था कि वो बहुत एक्टिव रहती थी। नहीं, 2015 से तो नीरज बवाना अरेस्ट है। उससे पहले खबरें आती थी। खैर पहले सोशल मीडिया का इतना वो नहीं था, खबरें बाद में भी आई हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स भी आई हैं, है ना। ओकेंद्र राणा को भी फोन करा है, जो रिकॉर्डिंग आ रखी है। अच्छा। हाँ, एक लेडीज है, उसके पति के लिए फोन किया था, वहाँ भी यूँ बताया जाता है कि वो सच रियल वॉइस है नीरज बवाना की। तो खबरें तो आती हैं, पर उसके लिए क्या है, उसके लिए हमें गूगल करना पड़ रहा है। ये लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा बिलीव करते नहीं हैं। भाई कुछ दिन पहले ना एक न्यूज चलती थी कि नीरज बवाना AK-47 लेके कोर्ट से भाग गया। तो क्या इसमें इतनी सच्चाई थी? हाँ, ये न्यूज़ सच्ची है। नीरज बवाना 47 लेके भाग गया था और ये यूपी की घटना है। थोड़ा मैं भी भूल रहा हूँ, और शायद अमित मलिक, भूरा मलिक के नाम से, उसके चक्कर में ये सारा हुआ था। ये रियल न्यूज़ है। फिर उसके बाद अरेस्ट कर लिया गया था। तो पहले नीरज बवाना, ये नहीं है कि मतलब शुरू से नीरज बवाना की गैंग थी। पहले नीतू दाबोडिया, जिनका नाम नीतू मलिक था, मैंने सुना था। हाँ, नीतू दाबोडिया गैंग में ही था नीरज बवाना। अच्छा, उसके बाद मैं आपको रोकूंगा। ये नीतू दाबोडिया, आई थिंक मैं जहाँ तक सही समझ रहा हूँ, ये दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था जो ऑपरेट कर रहा था यहाँ पे उसका? नहीं, वो अलग थे। वो अलग कहानी है। जो जुर्म की दुनिया में जो पहली गैंग नीरज बवाना ने ज्वाइन करी, वो नीतू दाबोडिया गैंग थी। नीतू दाबोडिया का एनकाउंटर हो गया। उसके बाद नीतू दाबोडिया की गैंग को पारस और प्रदीप नाम के 2 लड़के थे, वो चला रहे थे। उन दोनों को नीरज बवाना ने अपनी जान का खतरा मानते हुए कोर्ट जाते समय पुलिस की वैन में मार दिया था। उसके बाद भी कई मर्डर करे, और अभी रिसेंटली जो सबसे लेटेस्ट मर्डर हुआ है नीरज बवाना गैंग द्वारा, जिसकी जिम्मेवारी ली गई है, वो था सुंदर मलिक और सुंदर बाबा का, जो कि गुलशन ढाबा की पार्किंग में हुआ था। काफी वायरल वो न्यूज हुई थी। गुलशन ढाबा, आई थिंक पानीपत वाला, मुरथल वाला। हाँ, तो वैसे यार सोच के थोड़ा सा आता नहीं है अजीब सा अंदर से कि यार कि कैसे खुलेआम चल रहा है। अभी भी इतना स्ट्रिक्ट कानून मेरे हिसाब से अभी फिलहाल लग रहा है इंडिया में कि है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस, तो अभी भी ये खुलेआम चल रहा है। वो आगे से ऑपरेट करने हैं, तो देखो लूप होल तो है इसमें। लूप होल है, और सारी लड़ाई वर्चस्व की है। ये नहीं मारेंगे तो इनके शूटर्स को कोई मारेगा। जो जेल में बैठा हो सकता है वो सेफ हो। खैर जेल में ही मर्डर हो रहे हैं। अभी जो मैंने नाम लियो, वैन में मारे गए दोनों, है ना। उससे पहले कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था टिल्लू ताजपुरिया। हाँ, टिल्लू ताजपुरिया उनकी गैंग है।
गोगी गैंग है जो दूसरी, वो इस टाइम बहुत एक्टिव है। दिल्ली में कह सकते हो आप टॉप की गैंग है जिसकी खबरें रोज सी आ रही है। तो गैंग अभी भी बहुत सारी एक्टिव है दिल्ली में, तो मोस्टली क्योंकि दिल्ली एनसीआर में पैसा आपको ही पता है, हाँ तो यहाँ पे बदमाशी भी ज्यादा है। भाई, बॉबी कटारिया को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुर्म में उठा लिया गया। हाँ जी। अब क्या कर दिया इसने? देखो बॉबी कटारिया एक ऐसा आदमी है जो कभी ना कभी, चाहे उसको आप हेट कर लो, जैसे मैं बोलता हूँ ना रजत दलाल है, चाहे उन्हें तुम हेट कर लो चाहे उन्हें तुम प्यार कर लो, पर तुम्हारे सामने वो आ ही जाएंगे न्यूज में कैसे भी, चाहे अच्छी चीज के लिए आए चाहे गलत चीज के लिए आए। भूल नहीं पाओगे। हाँ, उनको भूल नहीं पाओगे। और अभी जो एक कबूतरबाजी कहते हैं इसको देसी अच्छा। भाषा में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, इसमें ये होता है कि आप एक आदमी को, एक ग्रुप को कहीं बाहर भेजते हो और उनको बाहर भेज के फंसवा देते हो, जबरन उनसे काम कराते हो, उनको हैरेस करते हो, सेक्सुअली हो या फिर मेंटली हो। तो पूरी डेफिनेशन है इसकी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ही एक कह सकते हो जुर्म है बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये 2 लोग थे जिन्होंने यूपी के, मैंने पूरी वीडियो भी डाल रखी है, उन 2 लोगों ने कंप्लेंट करी, उनको बाहर भेज दिया था इन्होंने, और बाहर भेज के उनसे जबरदस्ती फ्रॉड कॉल्स करवाते थे अमेरिका में। उनको एक तरह से उनके पासपोर्ट छीन लिए थे, फिर वो वहाँ से भागे उस फैक्ट्री से। वहाँ पे इनके जैसे ही 150 लोगों को और रखा हुआ था जिसमें लेडीज भी थी। अब ये 150 लोग सब, ये तो नहीं कि नहीं इसने भेजेंगे बॉबी कटारिया ने, पर जब 2 भेज दिए तो समझ लो फिर 200 भेज दिए। वो लोग भाग के फिर इंडियन एम्बेसी गई वहाँ उस देश की, इंडियन एम्बेसी वालों ने फिर उनको यहाँ भेजा, और यहाँ आके जो कंप्लेंट वगैरह हुई उसके बाद एनआईए ने बॉबी को उठाया, और इस बार बॉबी कटारिया जो है बहुत लंबा फंसा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो भाई बहुत लंबा चौड़ा, बहुत गंदा भाई अभी आपने अपराध है। पीछे भी सुना होगा दलेर मेहंदी के ऊपर भी ये आरोप लगे थे, हालांकि बाद में फिर कोर्ट ने बोला कि दलेर मेहंदी का कोई रोल नहीं है। भाई आसान भाषा में मैं आपको बता देता हूँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती क्या है। भाई इंडिया से कोई दूसरे देश में एक तरीके से इंसानों को स्मगल कर रहा है, समझ कर रहे ठीक है जी। हैं, जॉब उसको की correct, की प्रॉमिस नहीं की। कुछ भी देके, कोई भी प्रॉमिस उसको दिया कि तुमको वहाँ जॉब दिलवाएंगे, कुछ भी करवाएंगे, और यहाँ से स्मगलिंग कर रहा है इंसानों की। तुमने ड्रग्स वगैरह की इनकी स्मगलिंग सुनी होगी, इंसानों की स्मगलिंग। वहाँ जाके पहले ये भी चलता था कि सऊदी अरेबिया में भी फंस जाते हैं लोग जाके, बिल्कुल तो कुछ वैसा ही वो बॉबी कटारिया भी कर रहा था। बिल्कुल। भाई बॉबी कटारिया की पार्टनर बोले जाने वाली मंजू कुंडू कहाँ पे है? मंजू कुंडू का भी नाम बता रहे थे इस केस में आया, बाकी मुझे इतनी इनके बारे में इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी युवा एकता फाउंडेशन के नाम से। तो उसमें दोनों थे और उसी के ऑफिस में ही ये सब कागज वागज का काम होता था, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल तो होगा जब नाम आया है। बाकी आगे चल के पता लगे, अभी तो आरोप लगे हैं। देखो मैं तो यही कहता हूँ जब तक प्रूव ना हो जाए तो आरोप है, करेक्ट। और जब प्रूव हो गए तो फिर वो मुद्दे में उसने वो चीज की है, अपराधी है वो। अपराधी है, अभी तक आरोपी है। भाई मैंने आपकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी देखी थी कि आप अगली जो एक स्टोरी है वो आप अनंत पाल की कवर करने वाले हो, जो एक क्रिमिनल था राजस्थान का, जिसको पकड़ने के लिए 3000 पुलिस वालों की टीम गई थी भाई, और उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई थी इस चीज के लिए। तो भाई क्या क्या वो अनंत पाल के बारे में चीजें? राजस्थान में अगर कहो अब तक का जो नंबर 1 गैंगस्टर रहा है, जिसने ना सिर्फ उस पूरे सिस्टम को, पुलिस वालों को, बल्कि पूरी राजनीति को हिला दिया था, जिंदा रहते हुए भी और मरने के बाद भी, उस व्यक्ति का नाम था आनंदपाल सिंह। आपने वो भी देखा होगा, रंगबाज 2 आई थी जो, पहली थी श्री प्रकाश शुक्ला के ऊपर, दूसरा जो उसका वो था, वो पूरी सीरीज पूरा उसी के ऊपर वो आनंदपाल सिंह के ऊपर थी, G5 पर। दोस्तों 2017 में शायद आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद कई लाख लोगों ने प्रदर्शन किए थे सड़कों पर उतर के। एक तरह से कह सकते हो कि ये राजपूत समाज है जो, वो उसे रॉबिन हुड मानते थे। तो आपने कई खबरों में पढ़ा होगा कि रॉबिन हुड है आनंदपाल सिंह या फिर एक गैंगस्टर था। तो ये सवाल जो है मैं कल वीडियो डालूंगा, उसमें मिल जाएंगे, थोड़ी लॉन्ग में रहेगी। शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि सबसे नंबर 1 गैंगस्टर राजस्थान का कोई हुआ है तो वो आनंदपाल सिंह हुआ। भाई और डिटेल अगर आपको वीडियो देखनी है तो भाई का चैनल है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो इनको, नहीं जानते हो तो एडवोकेट कुलदीप मलिक के नाम से इनका यूट्यूब पे चैनल है, आप जाके वो पूरी वीडियो डिटेल में देख सकते हो। भाई अब्दुल्ला पठान जो कि एक बहुत फेमस देसी पहलवान और यूट्यूबर है, उसके ऊपर भी कुछ रेप वगैरह के आरोप लगे। अब्दुल्ला पठान उत्तर प्रदेश से हैं और काफ़ी वायरल है इस टाइम उनकी जो एक खबर है रेप की। एक्चुअली क्या, अब्दुल्ला पठान ने पहले बॉडी बिल्डिंग भी करी, कुछ शोज भी जीता, और जीतने के बाद सनी लियोनी तक को भी एक दिन के लिए उन्हें डेट करने का मौका मिला था। तो बड़ी बात थी कि एक छोटे से शहर से इंसान इतनी ऊपर निकला, तरक्की करी, फिर अपने जो ऑडियंस थी उन्होंने बनाई थी, टिकटॉक पे बहुत फेमस थे, इसके बाद यूट्यूब पे बहुत फेमस। उस ऑडियंस के थ्रू
उन्होंने एक अपने आप दवाखाना खोला, हॉस्पिटल खोला, जहाँ वो क्लेम करते थे अब्दुल्ला पठान जी कि मैं किडनी, लीवर और सेक्स से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां लोगों को होती हैं उसको ठीक कर देता हूँ देसी दवाई देके। तो खबरों में, उससे पहले तो खबरों में आते थे कि मतलब अच्छे कामों के लिए शो जीत लिया, ये कर लिया। फिर खबर आने लगी कि उसके अस्पताल पे छापा लग गया, उसके यहाँ से 32 दवाइयाँ पकड़ियाँ, उनको सैंपल के लिए भेज दिया। फिर उसके बाद खबर आई कि वर्दी में रील डाल दी तो यूपी पुलिस ने कार्रवाई कर दी। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते नहीं है, जब फेम मिलता है तो ब्लेम भी लगने शुरू हो जाते हैं ना, तो बदनामी होनी शुरू होगी। अब रिसेंटली जो केस सामने आया वो ये आया है कि एक लड़की से मुलाकात हुई सोशल मीडिया पर और 2021 में बात होनी शुरू हुई। उस लड़की ने उसे बताया अब्दुल्ला पठान को कि मुझे जॉब चाहिए। अब्दुल्ला पठान ने कहा मेरे दवाखाने पे आ जाओ, 15-20 हज़ार रुपये दे दूंगा, रहने की जगह दे दूंगा, यहाँ बहुत सारी लेडीज़ हैं जो काम करती हैं। वो आई 4-5 महीने यहाँ रही, फिर वो चलेगी वापस अपने गाँव। वो गोरखपुर की थी वो लड़की। उसके बाद दोबारा 2023 में बता रहे जनवरी में वो आई, फिर वो अब इसके घर पे ही रहने लगी। और उसके बाद उस लड़की ने आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ पहले तो अब्दुल्ला पठान ने ज़बरदस्ती करी, उस चीज़ की वीडियो बनाई, और अभी जो जून में 4 तारीख को या 6 तारीख को अब्दुल्ला के भाई अब्दुल मलिक और उसके एक साथी ने ज़बरदस्ती दोनों ने मिलकर रेप किया। और जब उस लड़की ने ये बात अब्दुल्ला पठान को बताई तो अब्दुल्ला पठान ने उसे चुप रहने के लिए कहा। तो अब ये चीज़ सामने आई है, गैंग रेप के आरोप लगे हैं। अब कहीं ना कहीं अब तो अब्दुल्ला पठान ने ये भी बताया कि मैंने उससे शादी कर रखी है। अच्छा, हाँ, उस लड़की से, और ऐसा कुछ नहीं है, सब मेरे ऊपर आरोप लग रहे हैं। बाकी अब देखो कोर्ट में जाएगा मामला, उसके बाद ही पता चलेगा। आरोप लगे हैं, बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। अब हो सकता है कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई अब्दुल्ला पठान गलत है या फिर वो लड़की गलत बिल्कुल है। बिल्कुल, दूध का दूध पानी का पानी, कुछ दिन हो जाएगा। भाई रजत दलाल क्या बच्चों को टॉर्चर कर रहा है? ये न्यूज़ चल रही है डेली डेली। देखो सबको पता है क्या सारा सीन हुआ है। रील डाली लड़की ने जिम में कि इसे का जब मुँह देख लेता हूँ, उसके बाद जो भी रिएक्शन रजत दलाल की तरफ से आए, उसने सॉरी बुलवाई वीडियो में, है ना, पापा पापा बुलवाई, सब काम करे, मुर्गा बना चलवाया। जो असली आरोप लगे बाद में, खैर ये भी गलत था जो हमें वीडियो में दिखा। जो नहीं दिखा, जो आरोप लगे, उसकी माँ ने, बच्चे की माँ ने लगाए कि उसके ऊपर पेशाब भी किया, गोबर भी, वो तो यूँ लगा लो मतलब हद पार हो गई। उसके बाद FIR हुई, दोनों पक्ष चौकी में पहुँचे। चौकी में पहुँचने के बाद शायद हो सकता है, जो मेरे को लगा कि लड़के वालों के घर वालों ने इस मामले को ख़त्म करने की सोची, और उसी रात रजत दलाल बाहर आ गया। सबको ये लगी कि बेल होगी, हालांकि इसको बेल नहीं, इसको आप कच्ची जमानत बोल सकते है ना। तो उसके बाद लाइव चलाई रजत दलाल ने और बोला खुल के कि जो भी उसके खिलाफ वीडियो बना रहे थे कि देख लो मैं तो बाहर हूँ, जैसे वो हमेशा बोलता है। स्टोरी भी लगाई कि दिखा देना किसी को भी यही हूँ मैं, ये हूँ। इस चीज़ के ऊपर रैंडम सेना एक पेज है, उसने ट्विटर पे ट्वीट किया और गुजरात के जो होम मिनिस्टर है इस टाइम स्टेट के, गुजरात होम मिनिस्टर को टैग किया। फिर अगले दिन मैंने वो ट्वीट खोला दोबारा जब, तो उस पर लिखा हुआ था ही वॉज अरेस्टेड, आप भी देख सकते हैं ये चीज़। तो उसके बाद एक कन्फर्म हो गया कि दोबारा अहमदाबाद पुलिस ने रजत दलाल को अरेस्ट कर लिया है और साबरमती जेल में इस टाइम वो बंद है। और जो भी अब प्रोसीजर होता है, देखो एबडक्शन हो गई है ना, मारपीट हुई, अब माइनर तो नहीं है वो लड़का, भी 18 साल से ऊपर है खैर, हालांकि क्राइम है। क्राइम अब प्रोसीजर वाइज ही होगा। जो लोग ये पूछ रहे हैं कब बाहर आएगा, तो बेल तरीके से ही होगी, कोर्ट जब बेल देगा तभी बाहर आएगा रजत दलाल। मैंने एक और वीडियो शायद आपकी वीडियोस में देखा था कि रजत दलाल ने MLA ऑफ राजस्थान का स्टिकर अपने थार पे लगा के रखा था, जिस थार पे कोई नंबर नहीं था, पूरी ब्लैक थार थी। ये तो बड़ा मतलब मैंने रील डाली थी और काफ़ी लोगों ने देखी भी। इसमें ये हुआ था कि रजत दलाल ने एक स्टिकर लगा रखा था राजस्थान विधानसभा 13 लिख के। पुलिस वालों ने जब ये केस वेस हुआ उसके बाद गाड़ी देखो चाहिए ही, क्योंकि गाड़ी एक पार्ट है क्राइम का, उसकी अब सुपरदारी होगी जब वो छूटेगी। तो उसकी वो करी जब चेक, तो काले शीशे थे, नंबर प्लेट थी नहीं, और राजस्थान विधानसभा यानी विधायक का MLA का स्टिकर लगा हुआ था। अब राजस्थान पुलिस ने उससे ही पूछा, उसने कह दिया होगा कि मेरे भाई यहाँ रिश्तेदार है। तो राजस्थान पुलिस का क्या होता है, राजस्थान पुलिस को कॉल करी गई गुजरात पुलिस के द्वारा। तो उन्होंने पूछा, क्योंकि उनकी फॉर्मेलिटी है, उनको लिखना पड़ता है, तो उन्होंने पूछा हाँ भाई आपकी यहाँ पे कोई आपकी गवर्नमेंट में रजत दलाल नाम का विधायक है? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो बड़े ये लोगों ने बड़ा इस चीज़ को ना फनी वे में भी लिया। हालांकि ये सब करना गलत है, गाड़ी के शीशे काले रखना और नंबर प्लेट ना लगाना।
तो यार देखो, वैसे ये तो मजाक वाली साइड होगी। अगर ये आरोप सच है जो उनकी मम्मी ने लगाए उस लड़के की, कि पेशाब करना और गोबर में और ये सब, और ऑनलाइन कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, देखो देखने में फनी लगता है कि पापा बुलवा रहे हैं, मुर्गा बना के चलवा रहा है उनको, ठीक है, देखने में फनी लगता है, लेकिन उस लड़के की भी एक सोसाइटी है, उसका भी फ्रेंड सर्कल है, उसकी फैमिली के भी भाई यार रिश्तेदार है, सब कुछ है, उसकी समाज में कोई इज्जत है। बिल्कुल। अब इन चीज़ों के बाद इज्जत नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं, अगला आदमी ट्रॉमा में चला जाएगा यार। हमारे यहाँ कहते नहीं देसी भाषा में कि भाई अब तो फेस उसका दिख गया ना, अब तो उसके शादी ब्याह होने भी भाई मुश्किल हो जाएगी समाज में। तुम्हें पता ही है, दूर से देख के लोग बोला करेंगे देखो ये वही है, ये वही है ना, जिसे रजत ने ये पीटा बहुत बहुत ही मतलब निचले स्तर की है हरकत है हमारे हिसाब से। बाकी भाई अपना अपना माइंडसेट है सबका। तो जीवन भर वो लड़का इस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाएगा अगर तुम देखो तो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में। भाई एक रैंडम कमेंट्स में पढ़ रहा था, तो उसमें एक कमेंट मैंने बड़ा ही इंटरेस्टिंग देखा कि यार हम, एक यंग लड़का था, वो बोल रहा है कि भाई प्लीज हमको कोई बता दो कि हम रजत को आइडियल माने या फिर इसको हेट करें। एक तरफ ये क्लासेस चला रहा है, एक तरफ केमिस्ट्री की क्लासेस चला रहा है, दूसरी तरफ ये सब कर रहा है। तो क्या आपका मानना है इसके ऊपर? भाई देखो, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं, सबके पास फ़ोन है ना, बट ये आजकल जो भी हो रहा है ना, जो ऐसे लोग हैं, मैं खाली रजत की नहीं कह रहा, जो लोग मसाला देते हैं लोगों को, स्पेशली बच्चों को लड़ाई झगड़े, है ना, हवाबाजी दिखाना, गाड़ियाँ दिखाना, है ना, उसको ही ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। और मैं तो बार बार बोलता हूँ यार, तुम थोड़ा सोच समझ के फॉलो करो। तुम फॉलो किसे कर रहे हो? जो एथलीट हैं, बॉक्सर्स हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन करने हैं, अभी वो लड़की तोमरजीत का ही है ना, उसके हज़ारों में फॉलोअर है और इन लोगों के मिलियंस में फॉलोअर हैं। और सबसे बड़ी बात जो आजकल मुझे दुख होता है वो तो ये होता है कि लोग अपने पीछे है, मैं यहाँ जय श्री राम लिखवा लूँ, सुबह शाम जय श्री राम करके वीडियो बनाऊँ, गाड़ी के पीछे हिंदू लिखवा लूँ, और रोज़ 2 से 3 स्टोरी डालूँ कि तुम जुआ खेलो। अरे यार की बात नहीं है, आजकल लोग कर रहे हैं और उनके फॉलोअर्स आप देख लोगे, उनको भगवान मान के बैठे हैं। मैं किसी का नाम तो लूँगा नहीं, लोगों को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे हैं यार। तुम खुद सोच के देखो ना, अगर एक लड़का भी उनके कहने से जुआ खेल लेता है कहीं जाके, क्या भाई, तो उसके परिवार का और उसका क्या रहेगा? फिर आप कितने भी भंडारे कर लेना, कितने भी गरीब लोगों को खाना खिलाना ना, उस घर की पूर्ति नहीं कर पाओगे जो आपने बर्बाद कर दिया। और इन लोगों को 1 मिलियन 2 मिलियन इनके स्टोरीज पे व्यू आते हैं, स्टोरीज का। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी ऑडियंस इनके पास है जिसे ये बिगाड़ रहे हैं। तो यार ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। देखो, एक स्टेज पे है ना, 30-32 साल का, जॉब कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसने इनके देखने से स्टार्ट कर लिया, एक बार हार गया, वो हार भी गया मान लो, तो वो कैसे भी करके कवर अप कर जाएगा। अब बात आती है, इनकी जो ऑडियंस है वो ज़्यादा ऑडियंस है भाई, 15, 17, 18 साल के बच्चे, जो भी इनकी पूरी ऑडियंस है, वो क्या करती है यार, घर से पैसे चुराएगी कि एक बार देख लेता हूँ खिला के, वो हार गई। और जो एक अंत हमेशा हार है। जुआ किसी का ना हुआ, एक कहावत है। ऐसा नहीं है मेरे पास नहीं आती प्रमोशन है कि भाई लूडो खिलवा दो, मलिक मुंबई की स्टोरी लगा लो, फलाने। देखो हमारे फॉलोअर कम है, ठीक है, तो हमें पैसे भी कम ऑफर होते हैं। बेशक मेरे को ना 1 करोड़ रुपए भी ऑफर हो जाए, मैंने एक रूल बना रखा, कभी भी जुए की प्रमोशन नहीं करूंगा। बेशक किसी और चीज़ की मिल जाए तो कर लेंगे, इसमें कोई, क्योंकि सब देखो सब पैसे कमाने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पर एक रूल होना चाहिए यार अपने आप के ऊपर, मतलब यार तुम कर क्या रहे हो? है वैसे तुम जय श्री राम और पूरे दिन हिंदू हिंदू हैं, और फिर तुम ये चीज़, तुम्हें नरक में भी जगह ना मिलेगी भाई। जमीर तो हो गया बिल्कुल बिल्कुल, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम कोई भी ऐसा कुछ गलत काम करते हो है ना, तो अंदर से एक आवाज तो आती है भाई सबकी कि तू गलत कर रहा है, पर आदमी उसको पैसे की उसमें अभाव में अंधा होके करेगा तो फिर करो यार। और ये खाली 1-2 वो नहीं है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मोस्टली यही कर रहे हैं आज के टाइम में। मोस्टली सब यही चल रहा है। अब रीजन बीइंग कि इंडिया में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है कि जो ऑनलाइन पे आप किसी को ऐसे जुआ वगैरह प्रमोट कर रहे हो उसको रोक सके। लॉ तो सब है, पर वही है ना, जिस दिन उठेंगे ना फिर बढ़िया वाले उठ जाएंगे। लॉ सब है, आप ऐसे कुछ नहीं गलत काम कर सकते। और ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी, जो भी बड़े बड़े कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहेंगे कि विराट कोहली भी तो कर रहे हैं ड्रीम 11 की। भाई वो चीज फैंटेसी है, वो हमारी गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखी है। हाँ, तो वो तो फैंटेसी गेम खेल सकते हो, वो करो, ठीक है ना, लेकिन ये तो क्या है, हालांकि मेरे हिसाब से तो ड्रीम 11 भी गलत है। पर ये यस नो करना, लूडो खेलना, फेक ट्रेडिंग करवाना, है ना, ये क्या है यार? खुद सोच के देखो आप, इनमें तो कोई मतलब ही सेंस ही नहीं बनती। इसको तो गवर्नमेंट ने लीगल नहीं कर। एक और गेम चल रहा है। देखो मैं अपना खुद को बताता हूँ, मैंने पर्सनली चेक करा था कि जो ये प्रमोशन दिखाते हैं ना, जुए वगैरह खेलो, तो मैं इनका चीज क्या है, काम कैसे करते हैं वो देखता हूँ। तो मैं इनके ऐप पे गया,
जुए की ये वो ऐप थी, मैं किसी की स्टोरी पे ही क्लिक करके गया था कि देखूं तो सही ये करवा क्या रहा है। तो जुए की वो ऐप थी भाई, उसमें क्या चल रहा था, एक एविएटर करके कोई हाँ गेम। वो जहाज उड़ेगा। तो मैंने उसमें, मैं भाई देखो साफ साफ बताता हूँ, मैंने उसमें 300 रुपये डाले, है ना, और उसमें मैं वो क्या होता था 2x 3x होता था। तो पहले मैंने डर के लिए मैंने चेक तो करूँ, मैंने 50 रुपये लगाए उसमें और वो उड़ाया भाई, 6x मेरे रुपए हो गए। और अब मैंने कहा यार ये तो बड़ी गजब की वो चीज शुरू है। में जिताते हैं। हाँ मैंने लत कहा ये तो लगा बड़ी गजब की चीज है। अंडर 5 मिनट्स भाई मैं 0 पे था। मतलब तुम 5 सेकंड में जीतते हो हारते हो, और 5 मिनट के अंदर वो 300 रुपये वो तो खत्म। वो मैंने लगाया इसलिए था क्योंकि मैं हारूंगा, साफ बात है। जुए लेकिन वो, में यही करते हैं, उनका हाँ। एल्गोरिदम सेट रहता है। वो पहले आपको जिता देंगे, एक बार दिखा देंगे सपना, और जैसे ही मान लो आप आज 2000 जीत गए ना, तो रेडी रहना 20,000 देने के लिए। ये होता है, जो 20 हार गया, सॉरी जीत गया, वो फिर 2 लाख देगा। हाँ। विद ब्याज दोगे, 10x दोगे, बिल्कुल दोगे। जुआ किसी का ना हुआ, ये हमारे बड़े बूढ़े ने कहावत है, और ये सच है। तो भाई देखो आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत चल रहा है, प्लीज इससे बच के रहो। तो भाई अब थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपने इलेक्शंस जो कि रिसेंट हुए थे लोकसभा के। मोदी जी उसमें प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो भाई देखो खालिस्तान एक बहुत ही, है ना, वेल नोन है, खालिस्तानी जो चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा। और अभी रिसेंट क्या हुआ है कि जिसको टेररिस्ट बोलते थे, जिसपे देशद्रोह का आरोप था, अमृतपाल सिंह जेल में बैठा है। उसके बाद वो लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है पंजाब से। तो भाई क्या ये पूरी कहानी है? भाई देखो, अमृतपाल सिंह के बारे में अगर मैं बोलूं, तो एक ऐसा आदमी है वो, जिसको पंजाब में लोग पसंद करते हैं। इस चीज़ से आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि खालिस्तानिया तो पंजाब के लोग पसंद नहीं करते। कहीं ना कहीं जो जीता है वो जीता है सिंपथी की वजह से, क्योंकि आपको पता है असम में बंद है जेल में, है ना। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने उसको वहाँ फेंक दिया, उसके साथ अन्याय हो रहा। तो उसके पापा और उसके जो भाई हैं उन्होंने वोट मांगी, और ये कह के वोट मांगी बाकायदा कि अगर तुम्हारी एक वोट से हमारा बेटा बाहर आ जाएगा। तो इसकी वजह से 2 लाख वोटों की जो बहुत बड़ी जीत है ये हुई है, निर्दलीय ये चुनाव लड़े। और रही बात खालिस्तान की, तो खालिस्तान मूवमेंट हमेशा से ही ऑन रही है। अब हालांकि सोशल मीडिया आ गया है ना, तो ज़्यादा हमारे सामने आने लगी है। ये तो देखो पॉलिटिकल इशूज़ ज़्यादा हैं। हमारे होम मिनिस्टर जी हैं, हमारे पीएम जी हैं, ये अगर बैठे बात करें तो हो सकता है मैटर सॉल्व भी हो जाए, है ना। तो ये पॉलिटिकल हो जाएगा बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पंजाब के लोगों को, और या फिर कहीं के भी लोग हैं, चाहे वो असम के हैं, लद्दाख के बैठे थे अभी, मणिपुर के हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। हमारा जो देश है ना, उसमें तरह तरह के लोग हैं, कल्चरल वाइज भी, लैंग्वेज वाइज भी। तो हमें उनकी सबकी बात सुननी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि कोई खालिस्तान मांग रहा है ना, कोई अलग नागालैंड मांग रहा है, कोई कश्मीर अलग मांग रहा है, या फिर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। हम एक हिंदू हैं। क्योंकि इन चीज़ों से क्या होता है देश में ना, बंटवारे वाली फील आ जाती है। होगा नहीं, मैं यही नहीं कह रहा कि इनके कहने से हो जाएगा कुछ, आपस में भाईचारा खराब होता है, और कहीं ना कहीं हर किसी को हर लोग दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। अब बात करें अगर हिंदू राष्ट्र की, जैसे मैंने अभी बोला, लोग कहेंगे कि इन्होंने ऐसे नाम लिए। हिंदू राष्ट्र भी आप ये देखिए, जो भी हमारे पड़ोसी देश को ही ले लीजिए, इस्लामिक देश है पाकिस्तान, जो भी ज़्यादा कट्टरवाद पे आ जाते हैं ना, वो देश कभी फिर ग्रो नहीं कर पाता। हमें सबको लेके साथ लेके चलना पड़ेगा। हम मेजॉरिटी में हिंदू हैं, है ना, हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि डेवलपमेंट हो सके हमारे देश में। और भाई फिर वो चाहे खालिस्तान मांग रहा हो, चाहे फिर वो राष्ट्र हिंदू मांग रहा हो, नागालैंड हो, कश्मीर, जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है ना, तब तक तुम ये बात कर सकते हो। जिस दिन तुम्हारे घर वालों की रोटी की दिक्कत होने लगेगी, जिस दिन तुम्हारी कमाई का साधन मर जाएगा, तुम इन चीज़ों से ऊपर उठ के कहोगे यार मैं तो नौकरी भी जा रहा हूँ, है ना। ये चोचले भी जब ये अच्छे लगते हैं, जब हमारे देश को क्या चाहिए, हमारे देश को चाहिए डेवलपमेंट, है ना। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो ये मुद्दे मेरी नज़र में इनको तूल देना ही गलत है। हमें बात करनी है तो अभी नीट का हुआ है ना, उस पर कर सकते हैं हम लोग, या फिर जो महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, इन पे बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि देखो थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ या मैं एंटी बीजेपी हूँ, बट एटलीस्ट हमारा ये फर्ज बनता है कि हम सवाल पूछें। एक अच्छे नागरिक की यही होती है कि भाई चाहे तुम्हारे फेवर की गवर्नमेंट है या तुम्हारे फेवर में नहीं है, एटलीस्ट ट्वीट करो। अच्छा लगेगा कि बीजेपी के वोटर्स, बीजेपी के सपोर्टर्स या फिर कांग्रेस के भी हों, वो सवाल पूछे, जैसे अभी ये हुआ है ऐसी,
तो इसके ऊपर सवाल पूछना जरूरी है और अपनी आवाज़ उठाना जरूरी है। तो भाई देखो, खालिस्तान के ऊपर अगर लोग बोलते हैं कि वो देश अलग मांगते हैं, खालिस्तान नाम से जो देश बनाना चाहते हैं वो अलग, तो भाई ऐसे तो तुम फिर हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हो, तो यहाँ पे डबल माइंडेड क्यों हो रहे हो? अपना तो तुम्हें वो भी तो एक सेल्फिशनेस ही होगी ना, कि कोई हिंदू ये बोले कि भाई हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, ये खालिस्तान मांग के गलत कर रहे हैं। वो तो मेरी नज़र में दोनों ही गलत है है ना, दोनों नहीं, सारे गलत हैं, चाहे फिर वो देश को नागालैंड मांग रहा हो, कश्मीर मांग रहा हो, कुछ भी मांग रहा हो, ये सब लोग गलत है और इनको तूल नहीं देनी चाहिए, इनको देखना भी नहीं चाहिए। अब आप एग्जांपल ले सकते हो यार कि देखो एक मुस्लिम कंट्री है दुबई, आप इतना बड़ा है उसका एग्जांपल है कि वो प्योर मुस्लिम कंट्री थी, लेकिन उन्होंने सारे जो जितने भी कल्चर हैं उनको आगे बढ़ाया, आपने वहाँ पे जगह दी और देखो वो क्या मतलब ग्रो इतना अच्छा टूरिज्म हुआ। अभी ये जो अभी रिसेंटली आपने भी देखा होगा रियासी में जो अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान के लिंक मिले। हालांकि ये चीज़ क्यों की गई है, क्योंकि अब देखो हमारी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, 370 हटा दी, और उससे क्या हुआ, वहाँ पे लोग टूरिस्ट जाना ज़्यादा शुरू हो गए, वहाँ के लोग निकल के वोटिंग डालना शुरू हो गए। 50% लोगों ने वोट करी, कहाँ 13-14% लोग वोट करते थे। तो ये चीज़ पाकिस्तान को कहीं ना कहीं खटक रही है कि अच्छी राह पे क्यों चल रहे हैं लोग, टूरिज्म को इफेक्ट हो, लोगों को इफेक्ट हो, इसके लिए ये अटैक हुए। 3 दिन में 3-4 अटैक हो गए टेररिज्म। इसमें कहीं ना कहीं सरकार की गलती है, सरकार बहुत जल्दी बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देती है और ऑन ग्राउंड अपने आप को कमियों को नहीं देखती। अभी आपने भी देखा हुआ इलेक्शन के टाइम एक वीडियो काफ़ी वायरल कर रही थी, 2014 के बाद आप लोगों ने, आपके कानों में ये आवाज़ नहीं आएगी कि लावारिस वस्तु को ना छुएं, मोदी जी जब से आए ये सब खत्म हो गया। भाई देखो काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर ग्राउंड लेवल पे आप सबको पता है बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है हमारी गवर्नमेंट को और हम सबको भी, क्योंकि अब हमारा एक डेवलप्ड नेशन बनने की कगार पे हम धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं, एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन रहा है हमारा देश। तो हमें इन चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और भाई देखो जो ये हम बात कर रहे हैं ना, ये बहुत ही डीप ये बात है, ठीक है, इन पे हेट भी मिलेगी हमको कंफर्म है, लेकिन यार देखो गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना, बिल्कुल भाई हमारे लॉयर हैं वो भी जानते हैं और देखो हम अपने चैनल के माध्यम से हम भी जानते हैं। तो भाई देखो आपकी आगे मर्जी है, बाकी जो गलत सही है वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। भाई शेयर मार्केट एकदम से बूम गया इलेक्शन से पहले, 400 प्लस दिखा रहे थे बीजेपी की सीट्स, और एकदम से क्या हुआ कि एकदम गंदा क्रैश कर गया रिजल्ट से जस्ट पहले। तो इसको आप कैसे देखते हो? देखो शेयर मार्केट वापसी वहीं पहुंच चुकी है जहां पे अब पहले वो थी, लेकिन जो 2 दिन का खेला हुआ था इसको मैं बोलता हूँ एग्जिट पोल स्कैम। एग्जिट पोल स्कैम इसलिए कि यार हमें भी दिख रहा ऑन ग्राउंड कि पिछली बार बीजेपी की 303 सीट आई थी, इतना कुछ नहीं हुआ कि बीजेपी की सीटें 400 हो जाती, 370 हो जाती या 350 हो जाती। ये मुझे भी था कि चाहे 1-2 सीट कम हो पर कम होंगी, है ना, इतने पॉलिटिकल वो तो हम भी नहीं है कि हमने जो बोल दिया वो सही होगा। तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि भाई शेयर मार्केट उठानी है इनको। अब वो सीन ये था कि कहीं ना कहीं सब सरकारें, सबको पता होता है अपने नंबर, ये सर्वे करा के रखते हैं, हम जहाँ सोचना ख़त्म कर देते हैं ना, वहाँ तो इनके जो प्यादे होते हैं वो सोचना शुरू करते हैं, इनके पास ऐसे ऐसे आदमी बैठे हैं। अब इन्होंने करना क्या था, पैसे चाहिए थे, तो क्या है मार्केट मंडे को, शनिवार को इन्होंने एग्जिट पोल दिया, ट्यूसडे को रिजल्ट आने थे, मंडे को मार्केट भयंकर ऊपर भागी। अब उसमें क्या हुआ, बड़े जो ग्रुप्स हैं उन्होंने पैसे निकाल लिए क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग की जरूरत पड़नी थी अगले दिन। अब एक ग्रुप, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लोगों को पता होगा, इसने 26,000 करोड़ रुपए निकाले सिर्फ एक ग्रुप ने, और वो किस लिए निकाले गए थे सबको पता है। उसके बाद नए लोगों की एंट्री कराई और फिर अगले दिन आपको पता है कैसे मार्केट को क्रैश किया। और एक दिन में जो रिकॉर्ड डाउन कोरोना के टाइम मार्केट गई थी, वो एक दिन में 4 जून को मार्केट गई रिजल्ट वाले दिन। हालांकि अब रिकवर कर रही है धीरे धीरे, पर वो लोग जो डर जाते हैं, जो खींच देते वो हैं, अपने पैसे वो कहते हैं जितने बच रहे निकाल लो, वो मर जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और मेरे हिसाब से तो एग्जिट पोल्स है ना जो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तुम्हें क्या राइट है, कि तुम कौन हो, तुमसे किसी ने पूछा है, बस अपने नाम फेम के लिए, है ना, चाहे फिर वो कोई भी कंपनी हो, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि इतना गलत आप कैसे हो सकते हो। सही बात है भाई, इस मैनिपुलेशन हो गया ना, ये तो बिल्कुल मैनिपुलेशन हो गया, इंसान के दिमाग से भी हो गया और वहाँ शेयर मार्केट से भी हो गया मैनिपुलेशन। तो ये तो वैसे भी जो एक मूवी आई थी, किसने मैनिपुलेट करा था शेयर मार्केट, बहुत ही हर्षद मेहता, तो वो भी तो वही था भाई, उसको तो तुमने जेल में डाल दिया था। अभी भी तो मैनिपुलेशन ही हो रहा है। एक ऐसा रेपिस्ट लड़का जिसका ग्रैंडफादर इंडिया का पीएम था,
तो भाई क्या था पूरा मामला? ये मैटर हुआ है प्रज्वला रवन्ना केस जो है, इनके ग्रैंडफादर थे देवागौड़ा जी, जो कि 11th प्राइम मिनिस्टर रहे थे जनता दल यूनाइटेड से। काफ़ी पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग परिवार, सीएम भी रह लिए, है ना। इनके ऊपर आरोप है उस लड़के के ऊपर कि उसने कई हजार औरतों का रेप किया और कई हजार औरतों की वीडियोस बनाई हैं। तो बड़ा ही दुखद ये मामला था, और इलेक्शन के टाइम इसका सामने आना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हो तो कई सालों से रही थी, पर वेट की जा रही थी कि इस टाइम इस चीज़ को, अब ये फैलाया भी इस तरीके से गया कि पेन ड्राइव्स में वो वीडियोस डाल के बस स्टैंड्स पे, रेलवे स्टेशन पे, ऐसी ऐसी ये पब्लिक प्लेसेस पे फेंकी गई। और वो फेंकी किसने, फेंकवाई किसने? कुछ लोग इसको पॉलिटिकली जोड़ते हैं, कुछ लोग अंदर की जैसे ड्राइवर वगैरह जिसकी प्रॉपर्टी है ना। बहुत बड़ा मैटर है इस पे, बहुत आपने वीडियोस काफ़ी देखी होंगी। तो इन शॉर्ट तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये ऐसे आदमी, ये आदमी है या राक्षस है, ये आप लोगों को डिसाइड करना। कि इन्होंने नौकरानियाँ नहीं छोड़ी अपनी घर की, है ना, ज़बरदस्ती लड़कियाँ, छोटी छोटी लड़कियाँ। तो इन लोगों को, अगर ये लोग भी बाहर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पैसा है भैया, पैसे पे सब खेल रहे। और अगर इसको सज़ा नहीं हुई तो ये हमारे लिए, हमारे देश की जुडिशियल सिस्टम के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा। करेक्ट। रवन्ना साहब जो थे ये बीजेपी से थे क्या? नहीं, इनकी पार्टी है ना वो अलग है। अच्छा। बट ये ऐसे थे कि गठबंधन में थे। अच्छा। स्टेट में, अब स्टेट में वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन एमपी ज़्यादा थे बीजेपी के। तो इनकी 2 सीट्स दी थी, बाकी पे बीजेपी फाइट कर रही थी। अच्छा। तो गठबंधन था, जैसे और स्टेट्स में बीजेपी ने किया, चाहे बिहार हो, है ना, वहाँ पे नीतीश जी के साथ हैं, चाहे फिर चंद्रबाबू नायडू हो गए, यूपी में जयंत चौधरी हो गए, ऐसे ही ये पार्टी इनके साथ थी। और ये मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी को पता है या नहीं होगा, हालांकि मेरे हिसाब से तो जब इतनी औरतों के रेप होते हैं, इतनी औरतों की वीडियोस बनती हैं, तो क्या कोई बाहर नहीं आया होगा? किसी ने अपनी आवाज़ नहीं उठाई होगी? उठाई तो होगी। सरकार को कहीं ना कहीं पता होगा, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट को ना पता हो, लोकल में पुलिस वालों को भी पता होगा, लोकल में सीआईडी को भी पता होगा, सबको पता होगा। इस चीज़ को लोकली तो बिल्कुल छुपाया गया है, 200% छुपाया गया है, चाहे फिर उनको पैसे दिए गए या पावरफुली उनको छुपाया हुआ। वहाँ तो वैसे भी होल्ड होगा ना उनका, क्योंकि बिल्कुल बहुत बड़ी पॉलिटिकली बड़ी फैमिली है, प्रधानमंत्री रह लिए देश के। वैसे भी वो पुलिस वाले तो वैसे भी एफआईआर नहीं करते होंगे, नॉर्मल छोटे केसों की नहीं करते भाई। तो वो तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। तो चलो दोस्तों, ठीक है, भाई के साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा। आपने बोला था कि दूसरा चाहिए तो ये लो जी, दूसरा आ गया। और भाई के मैं सोशल मीडिया के लिंक्स लगाऊंगा नीचे, यूट्यूब का लिंक लगाऊंगा, उस पर आप जाके भाई की वीडियोस देखो। अभी तो आप रेगुलर हो गए हो? हाँ, अब तो रेगुलर रोज वीडियो आ रही है। रिसेंटली अब मैंने सोच लिया कि मतलब महीने में कम से कम 20-30 वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि लोग यार देख रहे हैं, प्यार करते हैं, मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो रेगुलरिटी ही सब कुछ है। करेक्ट। यूट्यूब का तो एल्गोरिथम वहीं से चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर 1-2-3 दिन में भाई की वीडियोस आती है, आप जाके वहाँ एंजॉय करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। करते नहीं हो यार, क्या है? इस वीडियो को इतना प्यार देना कि पार्ट 3 लेके आए, क्योंकि हमारे पास तो भाई हम बात ही लोकल जो इस टाइम चल रहे हैं, है ना, तो हमारी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, इतना कुछ देंगे आपको। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आपको भी अगले पॉडकास्ट में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करें ज़रूर, ताकि हम अगली बार क्वेश्चंस भी लोगों के ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू वेरी मच। ओके।